गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आपका आर एस करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है और अपन सी एस आई आर नेट जे आर एफ लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें हमारी जो है बायोकेमिस्ट्री यूनिट 4 चल रही थी, ये बस में आ गई। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इस टॉपिक से पहले अपन ने पढ़ा जो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर और उनकी बात करी। तो आज हम जो इससे पहले जो अपना टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड है उससे हम नेट चार्ज निकालते हैं, ये बस में। तो वो एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है, वो आपको आना चाहिए कि कैसे अपन जो प्रोटीन की जो चेन है उस पर अपन नेट चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये तो हम सबकी पहले की बात है, हो गई। आज हम बात करेंगे प्रोटीन या प्रोटीन नोइड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होता है, जो अमाइनो एसिड होते हैं ना अपने, उनमें क्या होता है, अमाइनो एसिड की जो लीनियर पॉलीमर जो चेन है, ये बस में ही, मतलब इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, एकदम लीनियरली अरेंज है, ये बस में जो अमाइनो एसिड है इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन। तो जैसे ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड और ये अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ ली थी, वो आप क्लास देख सकते हो। वैसे अमाइनो एसिड में एक NH2C और ऊपर H और यहाँ पे COOH और नीचे होता है R ग्रुप, तो वही R ग्रुप लिख रखा है ये बस में। तो ये क्या होता है, प्रोटीन। एक नाम और होता है प्रोटीनोइड्स। तो प्रोटीनोइड्स क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड है उसकी जो ब्रांच्ड पॉलीमर है, मतलब इनमें क्या हो जाए, ब्रांचिंग हो जाए, ये बस में, मतलब जो R ग्रुप है वो भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करने लग जाए, तब क्या बनते हैं, प्रोटीनोइड्स। जैसे यहाँ पे अमाइनो एसिड है उनमें आर ग्रुप है, और ये आर ग्रुप किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, कोई दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, और उनका जो आर ग्रुप है वो किसी और अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ये बस में कौन से बॉन्ड की बात करते हैं, यहाँ दो अमाइनो एसिड के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इनको क्या बोलते हैं, प्रोटीनोइड्स। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए, ये बस नहीं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की, मतलब कि जो दो अमीनो एसिड है उनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कैसे बनता है। क्योंकि जब दो अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा या बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब बनेंगे, तभी वो एक प्रॉपर जो फंक्शनल जो प्रोटीन है वो बनेगी। तो अभी हम क्या बात करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो देखो यहाँ पे जैसे पहले अपन ने कोई अमीनो एसिड लिख लिया, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड को किस लिखते हैं, डी से। किससे लिखते हैं, डी से। और एस्पार्टिक एसिड को क्या बोलते हैं, एस्पार्टेट। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो NH2CH और यहाँ पे COOH था, और नीचे था CH2COOH। आर ग्रुप में यहाँ पे क्या था, CH2COOH। एज ए नेट स्टूडेंट आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद है होनी चाहिए। यहाँ पे COOH था, यहाँ पे OH और था, लेकिन वो बॉन्ड बनाने के बाद वो OH रिलीज हो गया। कैसे रिलीज होता है उसकी बात करेंगे। और इधर मान लो अपने एलेनिन की बना ली, तो एलेनिन में क्या हो गया, NHC ऊपर H CH3 और COOH, ये बस में। तो इसकी बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच मान लो अपन को पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। तो इस NH2 का तो H, इसका तो हाइड्रोजन, और COOH का OH, तो H और OH मिलके क्या बन गए, H2O। तो H2 यहाँ से क्या हो रहा है, हो जाएगा रिलीज, और क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ये बस में। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है ये समझ आ गया, कि दो अमीनो एसिड के बीच बनेगा, NH2 वाले का तो H और COOH वाले का OH, OH और H मिलके H2O रिलीज हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ये बस में। तो पेप्टाइड बॉन्ड के टाइम कौन रिलीज होता है, H2O, पहला पॉइंट। H2O का आपको मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो दो हाइड्रोजन है तो उसका दो, तो H2O का हो गया 2 + 16 18, 18 डाल्टन। डाल्टन क्या है, जो मोलिकुलर वेट की जो यूनिट है उसको बोलते हैं डाल्टन। ऐसे यहाँ भी कोई पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पे क्या रिलीज होगा, H2O, ये बस में वाटर रिलीज होगा। पेप्टाइड बॉन्ड को अपन और क्या बोल सकते हैं, अमाइड बॉन्ड, क्या बोल सकते हैं, अमाइड बॉन्ड, ये बस में। अब बात करें कि ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता कौन है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए कोई एक्टिविटी चाहिए, ये बस में, कोई एक्टिविटी जिसका नाम है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। जो कहाँ पढ़ते हैं वैसे, ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन क्या होता है कि RNA से प्रोटीन बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो वहाँ पढ़ते हैं पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, जो कि प्रोक्रोट में अलग के पास है, यूक्रोट के पास अलग के पास है, ये बस में। तो कौन सी एक्टिविटी बनाती है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। तो सबसे पहले बात करें कि यूक्रोट में किसके पास होती है, तो ये होती है 28S RRNA, किसके पास, 28S RRNA के पास होती है यूक्रोट्स के अंदर। और प्रोक्रोट में होती है 23S RRNA के पास। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। इसकी वैसे आगे और बात करेंगे जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, वैसे मैंने मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट पढ़ा दी है। तो अब बात करें कि ये जो RNA है इनके पास क्या है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। तो ऐसे RNA जिनके पास क्या मिले, एंजाइमेटिक एक्टिविटी मिले, ये बस में उनको बोलते हैं राइबोजाइम। ये नेट में आया हुआ है। तो राइबोसोम किस किस में, यूक्रोट्स में तो 28S RRNA के पास, और प्रोक्रोट में 23S RRNA के पास, क्योंकि इनके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो कि क्या है, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ये RRNA कैसे अरेंज है, मतलब कि प्रोक्रोट में कैसे आए और यूक्रोट में कैसे आएंगे। तो प्रोक्रोट में क्या होता है कि राइबोसोम होता है, क्या होता है, राइबोसोम, RRNA प्लस प्रोटीन, बस में राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी होता है राइबोसोम।
तो राइबोसोम में बात करें तो प्रोकैरियोट में होता है 70S और यूकैरियोट में होता है 80S। तो पहले प्रोकैरियोट की बात करें 70S, तो 70S क्या होता है 50 और 30, ये बस में 50 और 30 होता है। तो ये जो है ऐसे मत सोचना कि इन दोनों को ऐड करने से 80 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होते हैं जिनकी वैल्यू अलग टाइप से होती है, तो आप इनको ऐड करके बिल्कुल मत देखना। आपको याद रखना है कि 70 जब डिवाइड होता है तो 50 और 30। 50 में एक क्या होता है 23 SRRNA, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और इसी के पास क्या है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। इसी को क्या बोलते हैं, इस RRNA के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, इसलिए बोलते हैं राइबोजाइम। यूक्रोट्स में बात करें तो ATSRRNA वाला राइबोसोम होता है, तो उसका डिवाइडेशन देखें तो 60 और 40। अब इनको ऐड करने मत बैठना, क्योंकि ये क्या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इनका जो है वो अलग से डिवीजन होता है। और 60S जो RRNA है ये बस में उसमें क्या होता है 28SRRNA, इसके पास क्या है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। ये बस है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के काम आती है, तो इसको एक नाम और देते हैं क्या राइबोजाइम। ऐसे RRNA जिनके पास क्या हो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ऐसे RNA जिनके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो उनको क्या बोलते हैं राइबोजाइम। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब बात करें, आपको पेप्टाइड बॉन्ड तो बनाना आ गया कि दो अमीनो एसिड के बीच क्या बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, और जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो वहाँ से H2O क्या होगा रिलीज, ये बात समझ। अब बात करें कि कोई मान लो n अमीनो एसिड है, n का मतलब कोई नंबर, जैसे n क्या हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो सकता है 100 हो सकता है, ये बस में कि n अमीनो एसिड अगर लीनियर पॉलीमर बनाए मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाए, ये बस में, तो क्या होता है एक कम H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है। मतलब जितने हैं ना, जैसे मान लो 100 अमीनो एसिड है तो कितने H2O रिलीज होंगे 99। मान लो 10 अमीनो एसिड है तो कितने रिलीज होंगे 9। तब जब लीनियर पॉलीमर बनाए, ये बस में, तो लीनियर पॉलीमर बनेगा ना तो सबके बीच निकलेगा, लेकिन जो फर्स्ट और लास्ट है उसके बीच में H2O रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है लीनियर। तो इनका फर्स्ट और लास्ट का कोई लेना देना नहीं है, तो इन दोनों के बीच जो H2O है वो रिलीज नहीं होगा, ये बस में। तो एक कम होगा, जैसे 100 अमीनो एसिड है तो ओनली कितनी 99 H2O मॉलिक्यूल रिलीज, किस में लीनियर पॉलीमर के अंदर। अब बात करें सर्कुलर पॉलीमर की, तो सर्कुलर पॉलीमर ऐसे होगा, ये बस में, तो इसमें फर्स्ट और जो लास्ट होता है उसके बीच में भी H2O रिलीज होता है। मतलब अगर n अमीनो एसिड है तो कितने H2O मॉलिक्यूल रिलीज होंगे n। मतलब अगर 100 अमीनो एसिड है तो सर्कुलर पॉलीमर में 100 ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ये पॉइंट दोनों आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर लीनियर पॉलीमर है तो एक कम H2O रिलीज होगा, मतलब जैसे मान लो 100 है तो 99। और अगर सर्कुलर पॉलीमर है तो अगर 100 है तो 100 ही H2O मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। 100 यहाँ पे क्या है अमाइनो एसिड, तो 100 ही H2O रिलीज होंगे। ये दोनों पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद करें, दो नाम लिखे हैं यहाँ पे अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड रेजिड्यू। तो अमाइनो एसिड तो क्या होता है फ्री फॉर्म में, क्या फ्री फॉर्म में मतलब ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा है, उसको अपन बोलते हैं अमाइनो एसिड। ये बस में, तो उसका वेट कितना होता है, लगभग एवरेज जो वेट बात करते हैं वो होता है 128 डाल्टन, ये बस 128 डाल्टन। अब बात करें अमाइनो एसिड रेजिड्यू की, तो रेजिड्यू का मतलब होता है, वैसे आप ऐसे याद रखो कि किसी में वो जुड़ जाए, क्या हो जाए जुड़ जाए। तो अगर मान लो अमाइनो एसिड क्या हो पॉलीमर में, मतलब जो प्रोटीन चेन है उसमें जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड रेजिड्यू। जब कोई मोनोमर पॉलीमर में इनकॉर्पोरेट मतलब लगना, ये बस में इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं रेजिड्यू, कौन सा अमाइनो एसिड रेजिड्यू। अब बात करें कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो आपको पता है कि दो अमाइनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे दोनों के बीच, तो एक H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये बस में जब फ्री फॉर्म में था तब कितना था 128 डाल्टन। ये बस में 128 डाल्टन था। अब रेजिड्यू है मतलब वो जुड़ गया चेन के अंदर, तो जो H2O मॉलिक्यूल रिलीज हुआ उसका वेट कम हो जाएगा। तो 128 में क्या माइनस कर दो H2O का वेट, तो H2O का वेट कितना होता है 18, तो 128 में से 18 माइनस करोगे तो हो जाएगा 110। तो अमाइनो एसिड रेजिड्यू का मॉलिक्यूलर वेट होता है 110 डाल्टन। ये बस में ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो अब बात करें कि एक अमाइनो एसिड का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट तो कितना होता है 128 डाल्टन, और अमाइनो एसिड रेजिड्यू की बात करें मतलब जो अमाइनो एसिड प्रोटीन की चेन में लग जाए उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 110 डाल्टन। ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब बात करें कि 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन कैसे आएगा कि जैसे कोई ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है उसका मॉलिक्यूलर वेट मान लो कितना है 75 डाल्टन, कितना है 75 डाल्टन है, और इसके अपन ने कितने मॉलिक्यूल लिए 20 मॉलिक्यूल लिए, जो कि क्या बनाते हैं लीनियर पॉलीमर बनाते हैं। तो बताओ इस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ये बस में। अब देखो 20 मॉलिक्यूल है और एक का कितना है 75 डाल्टन, तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो 20 इंटू 75 हो गया 1500 डाल्टन, ये बस में। लेकिन एक बात बताओ भी जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो H2 भी तो रिलीज होते हैं, ये बस में। तो जो H2 का जो वेट है ये बस में वो भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितने H2 रिलीज होंगे पहले ये चेक करो।
तो देखो 20 मॉलिक्यूल है और लीनियर पॉलीमर है ये बस में, तो एक कम H2O रिलीज होंगे, तो 20 मॉलिक्यूल के कितने होंगे 19, तो 19 H2O रिलीज होंगे। तो 19 का वेट कितना होगा, 19 इंटू एक का होता है 18, ये 18 वेट है, तो 19 इंटू 18 कितना 342, मतलब जो 342 डाल्टन है वो किसका, वाटर का, कितने 19 वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना है 342। तो ये इसमें से क्या कर दो माइनस, तो 1500 माइनस 342 ये आ गया 1158 डाल्टन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। या यहाँ लीनियर की जगह क्या नाम आ जाए, सर्कुलर पॉलीमर। तो देखो सेम वैसे ही करना है, सबसे पहले तो टोटल वेट देखो कि 20 मॉलिक्यूल है, एक का 75 है, तो ये होगा 20 इंटू 75 1500 डाल्टन, ये बस में ही। अब इसमें माइनस क्या करेंगे, वाटर का। तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर में तो एक कम रिलीज होता है, जैसे 20 मॉलिक्यूल है तो 19 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, लेकिन सर्कुलर पॉलीमर में 20 मॉलिक्यूल है तो 20 ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो 20 का 20 लिख दो, और 20 वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, तो एक का होता है 18, तो 20 इंटू 18 का 360। अब ये 360 इसमें माइनस कर दो, तो जैसे माइनस किया तो 1140 डाल्टन, ये बस ये तो या तो लीनियर का पूछेगा, तो लीनियर में एक कम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जैसे 20 का 19, और या सर्कुलर का पूछे तो 20 का 20, ये बस में। तो ऐसे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद है ना, जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है ना उनकी बात करते हैं, कि एक तो था प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी और एक क्वार्टरनरी, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर की। तो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर को लिख दो या 1 डिग्री बोल दो, एक ही बात है। आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन की, जब अमाइनो एसिड ओनली कौन सा बॉन्ड बनाए, पेप्टाइड बॉन्ड, जब अमाइनो एसिड ओनली पेप्टाइड बॉन्ड बनाए और क्या बन जाए, लीनियर पॉलीमर, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये बस में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, बस इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, बस में कौन सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर या 2 डिग्री स्ट्रक्चर, ये बस में। तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, उसके साथ और कौन से बॉन्ड आ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, कि पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके टाइप क्या होते हैं, या तो हो सकते हैं वो हेलिक्स, या क्या हो सकते हैं बीटा सीट, या हो सकते हैं टर्न, ये बस में हेलिक्स बीटा सीट और टर्न, ये बस में। जो टर्न है ना वो कितने टाइप के, 2 टाइप के, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, उनके आगे बात करेंगे। बीटा सीट की भी बात करेंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेलिक्स। तो पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, हेलिक्स क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब जो हेलिक्स है ना उसके अलग अलग टाइप हैं, कितने टाइप है, 5 टाइप। एल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, गामा हेलिक्स, डेल्टा हेलिक्स और पाई हेलिक्स। तो एल्फा हेलिक्स के लिए आपको ध्यान होना चाहिए n+-4, मतलब 4 आगे बॉन्ड बनाता है, मतलब 4 छोड़ के आगे बॉन्ड बनाएगा और 4 छोड़ के पीछे बॉन्ड बनाएगा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 वाला किसके साथ बनेगा, 1+4 5 के साथ, ये बस में ऐसे बॉन्ड बनेंगे किसमें, एल्फा हेलिक्स में। और एल्फा हेलिक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट में क्वेश्चन ज़्यादातर किससे आते हैं, एल्फा हेलिक्स से। तो इसको और क्या लिखते हैं, अल्फा हेलिक्स को 3.613। तो देखो 3.6 क्या है, एक हेलिक्स में अमाइनो एसिड, एक हेलिक्स में अमाइनो एसिड, जैसे ये गोल गोल बनाते हैं ये बस में, तो ये क्या है, एक हेलिक्स, उसमें जितने अमाइनो एसिड होते हैं वो कितने हैं, 3.6। और 13 क्या है, जो एक पूरा सर्किल है ना हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, उसमें कितने एटम होते हैं, वो कितने होते हैं, 13। इसकी आगे और बात करेंगे। बीटा हेलिक्स में याद रखना है n+-3, ये बस में, मतलब 3 छोड़ के बॉन्ड बनाया, 3 आगे और 3 पीछे, मतलब 3 पीछे छोड़ के बॉन्ड और 3 आगे छोड़ के बॉन्ड बनाया, कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। इसको और क्या लिखते हैं, 310 से, ये बस में 310। फिर है गामा हेलिक्स, तो गामा हेलिक्स के बारे में याद रखना है n+-2, मतलब 2 छोड़ के आगे बॉन्ड, 2 छोड़ के पीछे बॉन्ड, ये बस में। इसको और लिखते हैं 2.27 से, ये बस में 2.2 और नीचे 7, ये बस में 2.2 तो क्या है, एक मतलब अमाइनो एसिड एक हेलिक्स में, और 7 क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम। इसका और क्या नाम देते हैं, रिबन, ये नाम आपको पता होना चाहिए, यहीं से नेट में क्वेश्चन आता है, तो एकदम अच्छे से कवर करना है ये। फिर उसके बाद बात करें डेल्टा हेलिक्स की। तो जो डेल्टा हेलिक्स है वो होता है n+-1, मतलब एक छोड़ के आगे बॉन्ड, एक छोड़ के पीछे बॉन्ड। फिर है पाई हेलिक्स, तो पाई हेलिक्स को लिखते हैं n+-5, तो 5 छोड़ के आगे बॉन्ड, 5 छोड़ के पीछे बॉन्ड। और इसको और किसे लिखते हैं, 4.416, ये आपको पता होने चाहिए सारे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एल्फा हेलिक्स, ये बस में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है नेट में वो किससे आता है, एल्फा हेलिक्स से। अब देखो बात करें कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, तो मान लो हम डीएनए जो रेप्लिकेशन के टाइम करें, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बनना। तो देखो जैसे मान लो डबल स्टैंड डीएनए, ऊपर मान लो ए और सी है, नीचे टी और जी है। ए और सी के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, ये बस है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और टी और जी के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और जो आपस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जैसे ही रेप्लिकेशन होगा
तो अनवाइंडिंग होगी। अनवाइंडिंग मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं, मतलब दोनों दोनों स्ट्रैंड है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन एक साथ पूरी नहीं होती। तो मान के चलते हैं कि यहाँ से क्या हुआ, अनवाइंडिंग हो गई, यहाँ से खुल गया ये, बस में जो हेलिकेज है उसने अपना काम किया, और इस जो डबल स्टैंड है उसको क्या कर दिया, यहाँ से सिंगल स्टैंड, ऊपर से अभी भी क्या है, डबल स्टैंड। तो जो कुछ जो इसको बोलते हैं ना, तो यहाँ पे देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, सही बात है, ये बस में। लेकिन यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वो क्या हो गया, ब्रेक। तो जब ओनली क्या हो, पेप्टाइड बॉन्ड हो, या फिर यहाँ पे जो अपने खुद के बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो इनको बोलते हैं प्राइमरी। मान लो नेट में क्वेश्चन आ जाए कि इतना पार्ट क्या है, तो प्राइमरी, इतना पार्ट क्या है, प्राइमरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ऊपर वाले में याद, ऊपर वाले जो अभी खुला नहीं है दोनों स्टैंड, उनमें क्या है, अभी भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसलिए क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या होता है कि एक तो बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसलिए आरएनए क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो टीआरएन है ना, जो अपन ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं ये बस में, तो उनमें दो मॉडल आते हैं। एक तो होता है उसका क्लोवर लीफ मॉडल, एक आता है एल शेप मॉडल, ये बस में। तो क्लोवर लीफ मॉडल 2D मॉडल होता है, और एल शेप मॉडल 3D शेप होता है। अब देखो क्लोवर का देख के ऐसे लगता होगा 3D होता होगा, लेकिन कैसा होता है, 2D। ऐसे याद रखो, सी के दो कॉर्नर होते हैं ये बस में, इसलिए 2D मॉडल। और एल पे देखो कितने कॉर्नर है, 1 2 और 3, इसलिए 3D शेप। ये भी नेट में आता है, तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए क्लोवर लीफ मॉडल तो है 2D मॉडल, और एल शेप मॉडल है 3D शेप या 3D मॉडल, एक ही बात है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो जो अल्फा हेलिक्स की बात करें तो ये स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं बताती, बस इतना बताना है कि जो फर्स्ट वाला है ना वो फिफ्थ वाले के साथ बनेगा, 4 आगे छोड़कर। और जैसे जो सेवन्थ वाला है ना वो 4 पीछे, मतलब थर्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये सारे क्या है, अमाइनो एसिड। बस आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में इतना ही पता होना चाहिए, और ये सिर्फ समझाने के लिए स्ट्रक्चर कि 4 छोड़ के आगे बॉन्ड, 4 छोड़ के पीछे बॉन्ड। अब इसके बाद बात करें कि अल्फा हेलिक्स का पहला पॉइंट ये था कि n+-4, कि जैसे मैं 1 नंबर पे हूँ तो 4 आगे, मतलब 5 नंबर के साथ क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ये पता होना चाहिए। अब देखो इस अल्फा हेलिक्स से क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात करते हैं, कि अल्फा हेलिक्स से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो अल्फा हेलिक्स में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, मान लो अभी क्वेश्चन आता है कि अल्फा हेलिक्स में 12 अमाइनो एसिड है, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जैसे पहले तो मैं थ्योरेटिकल बताता हूँ, बाद में इसकी डायरेक्ट ट्रिक है। तो देखो 12 अमाइनो एसिड है, तो अब मैंने मान लो 12 अमाइनो एसिड बना लिए। तो पहले वाला किसके साथ बनेगा, 5वें के साथ, दूसरा वाला छठे के साथ, तीसरा 7वें के साथ, फोर्थ वाला 8th के साथ, 4 छोड़ के बॉन्ड बनाता है ये पता है। अब देखो फिफ्थ वाला किसके साथ बनेगा, 9th के साथ, सिक्स्थ वाला, ये सारे बॉन्ड बन गए। तो जब चेक किया ना तो कितने बॉन्ड बने, ये बस में 8 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 8 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं ये बस में। तो जो अल्फा हेलिक्स है उसमें 12 अमाइनो एसिड है ये बस में, तो उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, यहाँ पे जो अपने देखा इस थ्योरेटिकली, तो कितने, 8 हाइड्रोजन बॉन्ड। जो स्टार्टिंग वाले 4 है उनका NH ग्रुप फ्री रहता है, और लास्ट वाले जो 4 है उनका कौन सा ग्रुप रहता है, CO फ्री, क्योंकि उनको बॉन्ड बनाने के लिए कोई और है ही नहीं। क्योंकि ये CO मान लो ये पीछे बॉन्ड बना नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ही बॉन्ड बना रखा है ये बस में ऐसे। अब देखो आगे बॉन्ड बना नहीं सकते क्योंकि अपनी पेप्टाइड चेन इतनी है। अब देखो एक तो हो गया ये सोलो, ऐसे एकदम सोलो करना, और इसकी डायरेक्ट ट्रिक आपको याद रखनी है कि अगर अल्फा हेलिक्स में n अमाइनो एसिड हो और हाइड्रोजन बॉन्ड पूछे, तो जितने अमाइनो एसिड है उसमें से 4 कम कर दो, उतने क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जैसे n अमाइनो एसिड है तो n-4, यहाँ पे 12 अमाइनो एसिड थे तो 4 कम कर दो, कितने, 8 हाइड्रोजन बॉन्ड। शर्त ये है कि क्या होना चाहिए, अल्फा हेलिक्स। सॉरी, तो अल्फा हेलिक्स में क्या है, n अमाइनो एसिड है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पूछे तो कितने, 4 कम। जैसे 12 अमाइनो एसिड है तो कितने, 8 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बात में आ गई। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात करें कि जैसे मान लो अल्फा हेलिक्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, ये बस में अल्फा हेलिक्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं n-4, मतलब जितने अमाइनो एसिड का नंबर है उसको 4 कम कर दो ये बस में। अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए कि अल्फा हेलिक्स में 100 अमाइनो एसिड है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो कितना करना है, अल्फा हेलिक्स पूछा है तो 4 कम, तो n-4 100 - 4 96 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो बीटा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड पूछ ले, तो बीटा हेलिक्स में जितने अमाइनो एसिड है उसमें कितने कम कर दो, 3 कम। पाई हेलिक्स में पूछ ले तो जितने अमाइनो एसिड है उसमें कितने कम कर दो, 5, ये बस में उतने क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ज़्यादातर वो किसका पूछेगा, अल्फा हेलिक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा बीटा हेलिक्स, ये बस में। तो इन दोनों की तो आपको याद है होनी ही चाहिए। अब देखो बात करें कि जैसे अल्फा हेलिक्स को अगर समझना हो तो अल्फा हेलिक्स की बात करें तो पहला पॉइंट तो ये अल्फा हेलिक्स n+-4 होता है, 4 आगे छोड़ के बॉन्ड बनाता है, 4 पीछे छोड़ के बॉन्ड बनाता है, ये बस में ही। तो उसको और किसी लिखते हैं 3.6, 13 लिखते हैं। 3.6 क्या है, एक हेलिक्स में कितने अमाइनो एसिड है, ये बस में, ये तो है 3.6। और 13 क्या है, एक जो हाइड्रोजन बॉन्ड सर्किल है उसमें टोटल कितने एटम है, ये बस में, तो ये हो गया। इसके अलावा नाम आता है पिच,
तो पिच क्या होता है, जो हेलिक्स है ना उसकी कितनी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है, हाइट ऑफ हेलिक्स। ये बस में तो पिच कितनी है यहाँ पे 5.4 एंगस्ट्रॉम। ये बस में पिच मतलब लेंथ में काउंट करते हैं तो कितनी है 5.4 एंगस्ट्रॉम, किसमें, अल्फा हेलिक्स के अंदर। और इसकी जो बात है वो पहले वाला 500 के साथ बॉन्ड बनाता है ये बस में, और छठे वाला जैसे 4 कम तो 2 के साथ बॉन्ड बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो मेजर पॉइंट है वो यही है कि अल्फा हेलिक्स होता है n+-4। अब बात करें पिच की, पिच क्या होता है, वर्टिकल राइज, मतलब कितनी ऊंचाई है कोई प्रोटीन की, किसकी वजह से, सिंगल हेलिक्स की वजह से। जैसे मान लो ये क्या है, हेलिक्स है, तो इनके बीच में जो जितनी ऊंचाई है वो क्या है, पिच। ये बस में ही तो अल्फा हेलिक्स के लिए जो पिच है वो कितनी होती है 5.4 एंगस्ट्रॉम। 5.4 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻10। ये बस मांगी। अब इसके बाद बात करें कि जो अल्फा हेलिक्स है, ये बस में क्वेश्चन आ जाए मान लो कि अल्फा हेलिक्स में हम बात करते हैं एक सिंगल अमाइनो एसिड की वजह से कितनी लेंथ होती है प्रोटीन के अंदर। ये बस में अल्फा हेलिक्स में सिंगल अमाइनो एसिड की वजह से लेंथ ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन में अपना कितना भाग ये बस में वो देती है। ये बस में सिंगल अमाइनो एसिड की वजह से प्रोटीन में कितनी लेंथ बनती है, तो उसको बोलते हैं राइज पर रेजिड्यू, राइज पर रेजिड्यू। तो ये क्या होता है, राइज पर रेजिड्यू निकालना है। तो पिच कितनी है अपनी 5.4, 5.4, और उसमें अमाइनो एसिड कितने हैं 3.6, तो जस्ट डिवाइड कर दो पिच को अमाइनो एसिड से, तो 5.4 अपॉन 3.6 ये हो गया 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो एक अमाइनो एसिड की वजह से जो अल्फा हेलिक्स है उसमें कितनी लेंथ बनती है या राइज पर रेजिड्यू होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम। ये आपको पता होना चाहिए किसमें, अल्फा हेलिक्स में। अब बात करें कि क्वेश्चन आ जाए मान लो कि यदि किसी अल्फा हेलिकल प्रोटीन है, ये बस में ही उसमें कितने हैं टोटल 100 अमाइनो एसिड है, तो उसमें प्रोटीन की लेंथ क्या होगी। तो पहली बात अल्फा हेलिक्स है, ये पॉइंट आ गया। फिर अगर 100 अमाइनो एसिड है तो उसकी लेंथ पूछिए, तो देखो एक अमाइनो एसिड की वजह से लेंथ कितनी होती है 1.5 एंगस्ट्रॉम होती है, ये अभी पता किया था। ये बस में ही तो 100 अमाइनो एसिड की वजह से क्या होगा 100 इंटू 1.5, ये हो गया 150 एंगस्ट्रॉम। ये पॉइंट समझ आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लो यदि किसी कोई अल्फा हेलिक्स है प्रोटीन है, उसकी लेंथ कितनी है 120 एंगस्ट्रॉम, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या पूछिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे। तो देखो 120 एंगस्ट्रॉम है ये बस में, तो आपको याद होना चाहिए कि जो 1.5 एंगस्ट्रॉम है उसकी वजह से एक अमाइनो एसिड होता है ये बस में। तो पहले हम अमाइनो एसिड का नंबर निकाल लेते हैं। तो 120 एंगस्ट्रॉम की वजह से कितने अमाइनो एसिड होंगे 120 अपॉन 1.5 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट, ये हो गया 120 अपॉन 1.5, ये हो गया 80 अमाइनो एसिड। अब हमने क्या निकाला 80 अमाइनो एसिड निकालिए। अब 80 अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड हम निकाल सकते हैं कैसे, कि अगर अल्फा हेलिक्स है और हाइड्रोजन बॉन्ड पूछे ये बस में, तो अमाइनो एसिड में से ओनली 4 माइनस कर दो ये बस में, तो है 80-4 या n-4, 80-4, तो ये हो गया 76 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे क्वेश्चन नेट के अंदर आते हैं ये बस में, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब RS करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी, एंड वेरी थैंक यू बच्चों।